देखो भाई, हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, तुम सभी को पता है भाई केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, जब कोई भी केमिकल सब्सटेंस को हम दूसरे केमिकल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई भी कंपाउंड को या कोई भी सब्सटेंस को हम लेते हैं और उससे एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन जो है वो पड़ा रहता है, हाइड्रोजन या सॉरी वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या हो जाता है, रस्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। जो मिल्क है, मिल्क जो कर्ड में चेंज होता है, दही में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारा ये क्या है, ये वाला A प्लस बी, सपोज करो ये हमारा क्या है, ये हमारा है कोई सब्सटेंस या फिर कोई एक कंपाउंड जो कि हमारे पास है। ठीक है, कि A कंपाउंड है, A के साथ जैसे ही हमने B कंपाउंड को जोड़ दिया वैसे ही हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आ गया जो कि है C प्लस डी। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। और जो C प्लस डी है, यानी जो रिजल्ट निकला है, यानी प्रोडक्ट बोले तो क्या, जो कि रिजल्ट निकला है रिएक्शन की वजह से, जो रिजल्ट निकला है हमारे पास, जो नया सब्सटेंस बना है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि मैंने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया। मैग्नीशियम को जब मैंने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, मेरे पास क्या आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। क्या आया मेरे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेरे पास जो रिएक्टेंट्स थे वो कौन से हुए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों मेरे पास रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उससे नया सब्सटेंस बना। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। उसके बाद देखो भाई क्या है, केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, कि जो हमने केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, जो हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसको सिंबल फार्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, सिंबल्स को यूज़ करते हुए जो हम इक्वेशन बना रहे हैं उसको ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि देखो, मैग्नीशियम को हमने यहाँ पे, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को मैंने Mg लिख दिया। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O है। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या, MgO। ठीक है, तो इसको ही जब हमने फॉर्मूला या फिर सिंबल्स के इस्तेमाल करते हुए हमने जो इक्वेशन बनाई, हमने जो रिएक्शन दिखाया, ठीक है, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सिंपल है, सिंपल है। अब देखो जो केमिकल इक्वेशन है उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं, कि भाई हम अगर जो सिंबल्स है उसमें उसके फिजिकल स्टेट्स को लिख दे, सॉरी सिंबल बोल रहा हूँ, जो सब्सटेंस है या फिर कंपाउंड है उसका अगर हम फिजिकल स्टेट्स लिख दे कि भाई वो सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है, या एक्वस सोल्यूशन है, वो अगर हम लिख दें तो और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाता है हमारे पास कि जो सब्सटेंस है वो कैसा है, स्टेट ऑफ मैटर उसका क्या है, वो हमारे पास क्लैरिफाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बाय राइटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कि अगर सपोज करो कोई भी एसिड हम यूज़ कर रहे हैं, वो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, वो हमें बताने के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट लिख देते हैं। पता होगा तुम लोगों को, कॉन्सेंट्रेटेड बोले तो क्या, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है ऐसे, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है, जिसमें तुम्हारा 70% क्या होता है, 70% होता है तुम्हारा एसिड। ठीक है, और 30% क्या होता है तुम्हारा वाटर। ठीक है, 30% क्या होता है तुम्हारा वाटर। और डाइल्यूट में क्या होता है, डाइल्यूट में 70% होता है तुम्हारा वाटर। ठीक है, और जो एसिड होता है वो एसिड होता है 30%। ठीक है, समझ में आया, वो एसिड होता है कितना, 30%। ये चीज़ होता है। ओके, अब और क्या कर सकते हैं हम सिंबल्स का, साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हीट को हम डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से और ज़्यादा हम क्या इन्फॉर्मेटिव कर सकते हैं हम अपने इक्वेशन को। अब आता है क्या कि भाई ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे पता लगा ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो कैसे 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 हो सकता है। पहला कि बाय द कलर
चेंज, ठीक है, चेंज इन कलर, कि कलर अगर चेंज हो रहा है तो हमें समझ जाना है क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे लिया है Fe यानी आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और हमने आयरन को लिया है। जब इन दोनों को क्या करवाया, हमने रिएक्ट करवाया। अब देखो कॉपर सल्फेट जो है वो क्या है, ब्लू कलर का है। जैसे ही कॉपर सल्फेट आयरन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, वैसे ही ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। आयरन सल्फेट ब्लूइश ग्रीन कलर का बन गया, और कॉपर जो है वो क्या हो गया, लिबरेट यानी अलग हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें अगर टेम्परेचर में चेंजेस होता है कि भाई वो ठंडा हो जाए रिएक्शन की वजह से या फिर गर्म हो जाए, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया। कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हुआ कि भाई हीट लिबरेट होने लग गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। ठीक है, इससे क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंजेस आया, तो हमें समझ में आ गया कि इसमें क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। समझ में आया। इसके बाद देखो और क्या है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी कोई भी मैटर है, ठीक है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, उसको जैसे ही, जो कि एक गैस है, ऑब्वियस सी बात है, और उसके साथ हमने क्या करा कि भाई ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा दिया, जो कि गैस ही है। दोनों गैस को जब हम क्या करवाते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो क्या बन गया, वाटर बन गया, जो कि है एक तरीके का लिक्विड। मैटर में चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी, स्टेट ऑफ मैटर तुम्हारा चेंज हो गया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस देखो, जब हम जिंक को किसके साथ, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जो कि एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, उससे हमारे पास एक सॉल्ट आता है जिसको हम कहते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो गया, एवोल्यूट हो गया, एवोल्यूशन हुआ हाइड्रोजन गैस का। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, गैस इवॉल्व हुआ है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हमारे पास क्या है, लीड नाइट्रेट है। लीड नाइट्रेट को जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करवाया गया, रिएक्ट करवाया गया। पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाने से हमारे पास एक PPT यानी प्रेसिपिटेट तैयार हो जाता है, ठीक है, जो कि है लीड आयोडाइड, और पोटेशियम नाइट्रेट अलग से तैयार हो जाता है। समझ में आया कि जहाँ पे हमारा PPT यानी प्रेसिपिटेट तैयार होता है, वो भी हमारे लिए क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आया। ओके, चलो देखो कुछ एक्टिविटीज़ देखो जो कि तुम्हारे बुक में है, कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम को ही क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे क्या होगा, कि देखो व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन इट विल magnesium ribbon, it will burn with a bright white flame, forms white ashes। जो white ashes बनेगा वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और कौन से फ्लेम में जलेगा, ब्राइट वाइट फ्लेम में जलेगा। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना। इसके बाद देखो फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट, ये भी क्या है भाई, प्रेसिपिटेट जमा हो रहा है, यानी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या कराएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो येलो कलर का क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि है लीड आयोडाइड। यहाँ पर देखो पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जो PPT, इसका मतलब ये जो PPT है, ये PPT कौन से कलर का है भाई, येलो कलर का है। कौन से कलर का है, येलो कलर का है। यही इक्वेशन यहाँ पे समझाया गया है कि भाई जब लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करवाया गया है, रिएक्ट करवाया गया है, येलो प्रेसिपिटेट बना है किसका, लीड आयोडाइड का, जो कि है PbI2। ठीक है, अब ये एक तरीके का क्या है, तुम ढंग से देखोगे इसको तो तुम देखो यहाँ पे, तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि भाई ये जो यहाँ पे Pb है, PbNO3, ढंग से देखना, Pb ने क्या किया, Pb ने K को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब ढंग से देखना, ढंग से देखना, Pb ने I को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से I के साथ क्या आ गया, Pb आ गया, I के साथ क्या आ गया, Pb आ गया, और जो NO3 खाली बचा हुआ था वो NO3 किसके साथ आ गया, वो NO3 किसके साथ आ गया, K के साथ आ गया। ठीक है, समझ में आया। बेसिकली Pb जो है ठीक है, वो किसके साथ आ गया, आयोडीन के साथ आ गया, और पोटेशियम जो है वो किसके साथ आ गया,
3 के साथ आ गया, जो कि नाइट्रेट के साथ आ गया। तो ये एक तरीके का क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये एक तरीके का क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ में आया क्या बोला मैंने? ओके, देखो अब देखो नीचे, ठीक है, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से ही लीड आयोडाइड बन गया। ठीक है, ये रहा यहाँ पे इक्वेशन, देख लेना। इसके बाद क्या आता है, रिएक्शन ऑफ जिंक विद एसिड, कि जब जिंक को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। कैसा एसिड, कि भाई सपोज करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों एसिड में ही जब हम जिंक को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हीट बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा। हीट क्या होगा, बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा, जो कि हम महसूस कर सकते हैं। कैसे, टेस्ट ट्यूब को पकड़ के। टेस्ट ट्यूब को जैसे हम पकड़ेंगे हमें फील होगा कि टेस्ट ट्यूब जो है थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब हीट बाहर निकलने से उसका जो गैस है, मतलब हाइड्रोजन गैस है, वो क्या है कि भाई देखो यहाँ पे इस फिगर में देखो, हाइड्रोजन गैस जो है वो कहाँ से लिबरेट होगा भाई, यहाँ से लिबरेट होगा। यहाँ से जाके ये कहाँ पे आएगा, यहाँ से जाके ये कहाँ पे आएगा, यहाँ से जाके ये कहाँ पे आएगा, इस सोप वाले सोल्यूशन में आएगा। सोप वाले सोल्यूशन में जब ये आएगा, ये बबल बना के बाहर आएगा। ये बबल किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का होगा। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा भाई, मैं कैसे मान लूँ कि भाई ये जो बबल्स बने हैं वो हाइड्रोजन गैस का बना है। मैं क्या करूँगा, एक कैंडल लेके आऊँगा और उस कैंडल को बबल्स के सामने लेके आऊँगा। जब वो कैंडल सारे बबल्स को फोड़ेंगे तो पॉप साउंड निकलेगा, और अगर पॉप साउंड निकलता है तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यही इसका टेस्ट है। इसको हम इस रिएक्शन ऑफ जिंक विद एसिड को, ठीक है, हम बहुत सारे जगहों में यूज़ करते हैं। बहुत सारे जगहों में तुम एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एग्जांपल दे सकते हो इसका। ठीक है, यहाँ तक कि तुम्हें अगर बोल दिया जाए कि भाई हाइड्रोजन गैस का टेस्ट बताओ, ठीक है, वहाँ पर भी ये वाला रिएक्शन तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों में यूज़ होता है। ठीक, ये रहा हमारा इक्वेशन, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देख लो। इसके बाद क्या आता है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हीट एनर्जी रिलीज हो रहा होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन हम उसे कहते हैं जहाँ पे हीट क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्या भाई, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मास कभी बनाया नहीं जा सकता और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड होता है। ठीक है, तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, अब वो कैसे होगा मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल कैसे होंगे, कि जब भाई नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट में, कौन से साइड में, रिएक्टेंट साइड में, इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के किसके साइड में, प्रोडक्ट साइड में। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड इन ईच एलिमेंट अगर इक्वल होगा तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन रहेगा। और वही चीज़ को फॉलो करते हुए, उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा किसको, इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है क्या, मेरे पास है, देखो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, Zn प्लस HCl जो कि है ZnCl2 प्लस H2। अब ढंग से देखो यहाँ पे Zn रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ एक है, चलो ठीक है। H रिएक्टेंट साइड में एक है, H रिएक्टेंट साइड में 2 है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, ये हो गया 2, मैंने 2 लगा दिया, 2HCl। अब देखो Cl रिएक्टेंट साइड में भी 2 हो गया और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, तो मेरा बैलेंस हो गया क्या, देखो मेरा बैलेंस हो गया क्या, देखो ZnCl2 प्लस H2। रीचेक कर लो भाई, Zn रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में सेम है, हाँ सेम है भाई। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में सेम है, हाँ भाई सेम है, 2 2 करके हैं। क्लोरीन जो है मतलब Cl जो है वो देखो क्या है, रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, तो मेरा क्या हो गया भाई, ये बैलेंस हो गया। इसके बाद देखो इसके बाद क्या इक्वेशन है, Al प्लस Cl2 AlCl3 प्लस Cu। अब ढंग से देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड में एक है, प्रोडक्ट साइड में एक है, चलो ठीक है। जो Cu है, Cu रिएक्टेंट साइड में एक है, प्रोडक्ट साइड में भी एक है, ठीक है चलो ओके। अब Cl जो है रिएक्टेंट साइड में 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3 है। मेरे को बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस होगा कि देखो भाई
कि मैंने क्या किया कि भाई इधर मैंने दे दिया कितना कि भाई मैं, अब देखो इधर 2 है इधर 3 है, तो इसको तो मैं 3 नहीं बना सकता, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई ये दोनों सेम आ जाए। मैं क्या करूँगा, मैंने इधर ले दिया कि भाई ये C हो गया, सॉरी 3 हो गया, 3CuCl2, ठीक है। और मैंने इधर कर दिया 2AlCl3। मैंने पहले किसको फोकस रखा, मैंने पहले फोकस रखा Cl को। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई Cl जो है उसको मैंने 6 बना दिया, इधर भी Cl 6 है, देखो कैसे 3 × 2, इस तरफ 3 × 2, ठीक है 6 बन गया, इधर भी 2 × 3 क्या बन गया 6 बन गया। तो Cl तो भाई 6 बन गया, लेकिन इसी चक्कर में क्या हो गया भाई मेरे पास एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम वो 2 आ गए। इधर एल्यूमिनियम कितने हैं, 1 है प्रोडक्ट साइड, सॉरी रिएक्टेंट साइड में, तो मैंने इसको क्या बना दिया 2 बना दिया एल्यूमिनियम को, ठीक है। अब क्या हुआ मेरे पास Cu इधर कितने हैं, Cu इधर रिएक्टेंट साइड में 3 है, तो इस तरफ भी मेरे को क्या बनाना पड़ेगा 3 बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया 3Cu कर दिया मैंने। अब देखो क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, देखो एल्यूमिनियम 2 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, हाँ 2 है। Cl जो 6 है, इधर भी 6 है रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में, हाँ भाई 6 है। अब Cu को देख चेक करेंगे, Cu क्या है, रिएक्टेंट साइड में भी 3 है और प्रोडक्ट साइड में भी मेरा क्या है 3 है। ओके समझ में आया भाई, तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज़ का, तभी जाके ये ऐसे वर्बली हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें डैश 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 दे के दे दे और तुम्हें बोल दे कि भाई इसमें क्या क्या नंबर आएगा, तुम्हें लिखना है। ओके कि देखो भाई इधर क्या है के, इधर प्रोडक्ट साइड में कितना 1 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में कितना है 2 है, तो मेरे को क्या बनाना है 2 बनाना है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने कर दिया इधर 2। तो मैंने जब 2 किया, मैंने देखा 2 करने से मेरा क्या हुआ कि भाई n जो है वो रिएक्टेंट साइड में 2 हो गए, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 1 है, ठीक है। तो मेरे को क्या बनाना है, इसको भी 2 बनाना है। तो मैंने क्या कर दिया, इधर मैंने 2 लिख दिया। अब 2 के चक्कर में मेरा क्या हुआ, मेरा हाइड्रोजन भी इधर 2 हो गया और इधर हाइड्रोजन 2 है, चलो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गए, 2 × 3 6 हो गए। लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है ढंग से देखो, ऑक्सीजन 3 है, इसको 6 बना दे, 6 बना दे, बोलो बना दो। इधर मैंने लिख दिया 2, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया कि भाई इधर मैंने इसको बनाने के चक्कर में क्या हो गया, मेरा इधर 6 बनाने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन जो है वो 4 बन गया। क्या बन गया, वो 4 बन गया, ठीक है। अब इसको अगर ढंग से देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, इधर कुछ नहीं लगाना, देखो हाइड्रोजन 2 हो गए इधर प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में 2 हैं। कार्बन इस तरफ कितना है 1 है, कार्बन इस तरफ भी 1 है। ऑक्सीजन इस तरफ 3 + 3 6 है, ऑक्सीजन इस तरफ 3 + 3 ये हो गया 6 है। और जो के है वो 2 है, इधर भी के 2 है। तो ये बैलेंस हो गया है। इस डैश में कुछ नहीं आएगा, इस डैश में भी कुछ नहीं आएगा, इस डैश में भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा बैलेंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसको क्या करने के लिए बोला है, हमें बैलेंस करने के लिए बोला है। बैलेंस किस तरीके से करेंगे, देखो अब इसमें ये ब्रैकेट वाला सीन है। ब्रैकेट वाले सीन को कैसे करना है, देखो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा है ये इस पूरे के साथ हो रहा है, ठीक है, ये इस पूरे के साथ हो रहा है। ओके समझ में आया। और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये सिर्फ ओ के साथ हो रहा है, क्योंकि ओ के साथ है। समझ में आया क्या बोला मैंने, इस चीज़ को पहले ढंग से समझो। पूरे ब्रैकेट को लेके ये 2 है, तो मतलब ये 2 पूरे NO3 के साथ है। समझ में आया। और अंदर जो 3 है वो सिर्फ O के साथ है। समझ में आया क्या बोला मैंने। ओके चलो जी भाई इसको बैलेंस करते हैं। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन है मेरे पास 1। कौन से साइड में, रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में कितना है भाई, हाइड्रोजन 2 है मेरे पास। चलो ढंग से चेक करो। ओके अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे ढंग से, देखो भाई इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर 1 है और इधर ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी है। मतलब हाइड्रोजन अभी क्या है 1 + 2 कितने हैं 3 है। इधर कितने हैं, इधर है भाई 2। तो चलो क्या करते हैं हम इसको 2HNO3 बना देते हैं, ठीक है। इससे हमारा क्या हो गया कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन हो गया हमारे पास कितना 4 हो गए। कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है 4 हो गए। लेकिन इस तरफ तो 2 है, इसको कैसे 4 बनाए भाई, आगे लगा दो ना 2, हो गया मेरा 4।
अब ये तो हाइड्रोजन का तो मामला ख़त्म हुआ, लेकिन हाइड्रोजन के बाद बाकी सारे को चेक करो, हाइड्रोजन के बाद बाकी सारे को चेक करो। इधर 2 की वजह से मेरे एन भी 2 आ गया, इस तरफ एन चेक करो, इस तरफ एन चेक करो, देखो ये 2 इसके साथ भी है, एन इसका मतलब 2 है, चलो बैलेंस है। इसके बाद देखो ऑक्सीजन इधर क्या है, ऑक्सीजन इधर 3 × 2 6 है, 6 और इधर 2 कितने हो गए 8, 8 है क्या, इस तरफ भी 8 है, चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं। इधर ऑक्सीजन कितना है 3 है, 3 ये 2 के साथ भी हो रहा है, मतलब ये उधर गया 6 हो गया, 6 और इधर ऑक्सीजन 2, 6 और 2 8, देखो 8 8 है, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा बैलेंस हो गया। अब चलो आगे, आगे में क्या है देखो, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें बोल दिया जाएगा ए की जगह पे, बी की जगह पे, सी की जगह पे और डी की जगह पे क्या आएगा, ठीक है क्या आएगा। अब इसको अगर मैं बैलेंस, इसको अगर ढंग से देखूँ, इसको अगर ढंग से देखूँ, मेरे पास क्या है Al प्लस H2SO4, इसको Al2SO4 3 प्लस H2। अब इसको अगर मैं बैलेंस करूँ, इसको अगर मैं क्या करूँ बैलेंस करूँ, तो बैलेंस कैसे होगा, देखो बैलेंस कैसे होगा, Al इधर कितना है प्रोडक्ट साइड में 1 है, रिएक्टिंग साइड में कितना है 2 है, लगा दो 2 लगा दिया मैंने 2, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो SO4 इधर कहाँ कितना है, SO4 इधर कितना है, SO4 इधर 3 है, SO4 पूरा देखो इधर कितना है 1 है SO4, तो ये मैंने क्या लगा दिया आगे 3 लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया आगे 3 लगा दिया। इससे क्या होगा मेरा, क्या हो गया मेरा SO4 3 है, SO4 इधर भी 3 है, लेकिन इसके चक्कर में हाइड्रोजन कितना बन गया, हाइड्रोजन बन गया 6, तो इधर क्या 6 है क्या हाइड्रोजन, नहीं भाई 6 तो नहीं है, तो मैं इधर क्या कर दूंगा 3 लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो क्या ये बैलेंस हो गया, क्या ये बैलेंस हो गया, हाँ भाई बैलेंस हो गया। देखो एल्यूमिनियम 2 है इस तरफ, इधर भी 2 है, ठीक है। इधर H कितना है 6 है, H मैंने इधर भी 6 बना दिया। S कितना है 3 है, S ये 3 S के साथ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ S 3 है। अब इधर ऑक्सीजन कितना है 4 × 3 12 है, इधर भी देख 4 × 3 कितना है 12 है, ठीक है, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। अब इधर कुछ नहीं है मतलब क्या है, इधर कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा 2 3 1 3, 2 3 1 3, कहाँ पे देखो 2 3 1 3, बी वाला ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया किस तरीके से हुआ, ओके भाई। अब आओ किस में, द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या है, सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा हम रिएक्टेंट को कंबाइन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको ही हम क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने एक ए एलिमेंट ले लिया, मैंने एक बी एलिमेंट ले लिया, दोनों को रिएक्ट करवा दिया, उससे एक सिंगल प्रोडक्ट बना जो कि है AB, उसको ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इधर है दोनों एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि CaO + H2O क्या बन गया CaOH, ठीक है CaOH2। इसी तरीके से क्या है 2H2 + O2 2H2O बन गया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ये मतलब ये इधर इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर आता है जिसमें हीट भी इवॉल्व होता है, तो इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है जिसमें हीट रिलीज होता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 क्या है भाई, CH4 क्या है मीथेन, क्या है मीथेन। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तब क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, H2O यानी वाटर निकलता है और हीट निकलता है, हीट इवॉल्व होता है और निकलता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन में आ सकता है भाई, तुम्हारे NCERT में भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है तुम्हारे NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो वो वाला कर लेना ढंग से कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज जब किसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हमने पढ़ा था बायोलॉजी में कि भाई ऑक्सीजन ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर देता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सब्सटेंस बना देता है, तो उससे क्या निकलता है, उससे क्या निकलता है एनर्जी निकलता है। तो एनर्जी क्या है, एक फॉर्म ऑफ हीट ही तो है, ठीक है। तो ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है C6H12O6 + 6O2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इससे क्या आया 6CO2
CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो, इसके बाद आता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से हम टेस्ट करें कि भाई जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। कि देखो कि द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यूजेस एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम CO2 को टेस्ट करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन है, जिसको हम लाइम वाटर भी कहेंगे, उसके इस्तेमाल करेंगे। कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर गैस छोड़ा जाएगा, ठीक है, कोई भी गैस जो है वो छोड़ा जाएगा, ठीक है, अगर वो CO2 है तो वो क्या करेगा, उस लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देगा, मिल्की में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से हमें समझ में आ जाएगा जो गैस डाला है हमने किसके अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर के अंदर, ठीक है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इससे समझ में आ जाएगा हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आओ। नेक्स्ट पेज में कुछ क्वेश्चन दे के रखा है। क्या क्वेश्चन दे के रखा है, देखो, अ कंपाउंड ए is used in the manufacture of cement. When dissolved in water it evolves a large amount of heat and form compound B। ठीक है, बोला है कंपाउंड ए को सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम में आता है। जब कंपाउंड ए को वाटर के साथ रिएक्ट करवाए जाते हैं, वाटर के साथ डिज़ोल्व किया जाता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है और उससे कंपाउंड बी बनता है। तो कंपाउंड ए और कंपाउंड बी क्या हुआ, देखो भाई, कंपाउंड ए जो है वो क्विकलाइम हुआ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तब बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा, जो कि क्या है, उससे कंपाउंड बी बनेगा, जो कि है स्लेक्ट लाइम। ठीक है, CaOH। ठीक है, समझ में आया, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। ओके, इसका केमिकल इक्वेशन देखो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे क्या बनेगा, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट इवॉल्व होगा। ये एक तरीके का कौन सा रिएक्शन है, ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स करते क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। तो एक तरीके का क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, लेकिन इससे क्या हो रहा है, हीट भी रिलीज हो रहा है, तो ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया। समझ में आया। टाइप ऑफ रिएक्शन, दो टाइप ऑफ रिएक्शन है इसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड, इसमें आओ, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो कंपाउंड से एक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला है, सिंपल दिख रहा है मेरे को भाई, फर्स्ट वाला है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, कि जब सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाते हैं तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि भाई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, उल्टा है। ठीक है, कि सपोज करो मेरे पास AB है, ये एक कंपाउंड है, जब हमने हीट अप्लाई किया, ठीक है, तो क्या होगा, जो कंपाउंड है वो स्प्लिट हो जाएगा A और B में। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखो, क्या एग्जांपल देके रखा है, CaCO3। ठीक है, CaCO3 को जैसे ही मैंने हीट अप्लाई किया क्या बन गया, ये CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो गया। इसी तरीके से FeSO4, ठीक है, आयरन सल्फेट को जैसे ही मैंने हीट किया वैसे ये स्प्लिट हो गया। कैसे स्प्लिट हो गया, Fe2O3 SO2 और SO3 में ये स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो तीन तरीके का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आओ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट की वजह से या फिर नॉर्मली कह सकते हैं हम एनर्जी की वजह से इनिशिएट होता है, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि CaCO3, जब हमने उसमें क्या किया, हीट को अप्लाई किया, ये स्प्लिट हो गया किसमें, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कब होता है, जब हीट जो है वो लगता है, वो प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो हीट पैदा होता है, यानी मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो डिकम्पोजिशन इनिशिएट होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब जैसे देखो, तुमने बाल्टी लिया, बाल्टी में तुमने गरम रॉड जो पानी गर्म करने के लिए यूज़ होता है उसको तुमने डाल दिया, क्या देखोगे तुम, तो पानी गर्म हो रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा है। ठीक है, पानी क्या है, H2O है। ठीक है, और जैसे ही मैंने वो गर्म रॉड पानी के अंदर दिया, क्या हो गया भाई, हीट होने लग गया। वो हीट किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही तो हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का
इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के हीट की वजह से क्या हुआ कि भाई वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब ये वाला देखो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इसका बहुत बार केस बेस्ड क्वेश्चंस आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, अब ये वाला क्या होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये होता है अब्जॉर्बिंग एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। अब ये जो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है मतलब क्या हुआ, एनर्जी क्या है, एक तरीके का हीट का फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हो गया एक तरीके से क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक तरीके से क्या हो गया, ये एंडोथर्मिक हो गया भाई ये। ठीक है, तो अब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट से एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब इसमें हम दो रिएक्शन को देखेंगे, एक है क्या भाई AgBr, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है, जैसे ही हमने उसको सनलाइट में रख दिया, सनलाइट में रखने से क्या हो गया कि भाई जो ब्रोमाइड है यानी ब्रोमीन है, वो ब्रोमाइन क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, यानी उड़ जाएगा, और क्या बच जाएगा भाई, सिल्वर बच जाएगा, जिसकी वजह से वो ग्रेइश कलर में हो जाएगा। और ये चीज़ ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ होती है, ये सिल्वर ब्रोमाइड वाला इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आता है सिल्वर क्लोराइड वाला। सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है, जैसे ही हमने क्या किया, उसको सनलाइट में रख दिया, ठीक है, वो ग्रेइश कलर में चेंज हो गया। क्यों, वो ग्रेइश कलर किसका है, सिल्वर का है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो तो उड़ गया भाई, वो तो उड़ गया डिकम्पोजिशन होने की वजह से। ठीक है, और क्या रह गया, सिल्वर रह गया, जो कि ग्रे कलर का रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये तीन तरीके का डिकम्पोजिशन है जिसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंट ये फोटोलाइटिक वाला है, आता है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी वाला, तो ढंग से देखना है इसको। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ को देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। जैसे कि देखो डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, कि व्हेन वी हीट ग्रीन फेरस सल्फेट, जब हम ग्रीन फेरस सल्फेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, इट लूजेस वाटर, ये क्या है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, कि जब हम उसमें हीट दे रहे हैं तो उसके अंदर जो वाटर होता है वो लूज़ कर जाता है, जिसके वजह से ये धीरे धीरे ग्रीन फेरस सल्फेट जो है वो वाइट कलर में चेंज हो जाता है। और ज़्यादा उसको हीट करते हैं तो क्या होगा, वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। और वो क्या बन जाएगा, जब वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा Fa2O3। ठीक है, विद SO2 एंड SO3 गैस रिलीज। ठीक है, वही वाला चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तब क्या बनेगा, Fe2O3 SO2 और SO3 बन जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये वाला अभी जो मैंने यहाँ पे बताया है सिल्वर क्लोराइड, ये वाला नीचे वाला रिएक्शन। ठीक है, ये वाला रिएक्शन, ये वाला। ठीक है, तो देखो क्या दिया गया है, बोला गया है कि टू ऑब्जर्व द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड वी टेक वाइट सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है वाइट कलर का होता है, जैसे उसको हम कहाँ पे रखें, सन के कांटेक्ट में रखें। सन की वजह से क्या हुआ कि भाई हीट जो है, सन का हीट जो है सिल्वर क्लोराइड ने अब्जॉर्ब कर लिया। ये एक तरीके का क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब इससे क्या हुआ, इससे जो क्लोराइड है यानी क्लोरीन है, वो क्लोरीन क्या हो गया भाई, इसमें से डिकम्पोज होकर स्प्लिट हो गया और अलग हो गया। अलग हो जाने से ही क्या हो गया, ये जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड हमें दिखाई दे रहा था वो किस में चेंज हुआ, ग्रे कलर में चेंज हो गया। और वो ग्रे कलर किसकी वजह से है, सिल्वर मेटल की वजह से है। और क्लोरीन गैस जो है वो येलोइश ग्रीन कलर का दिखेगा, जो कि वो उड़ जाएगा। ठीक है, उसका इक्वेशन ये दे के रखा है। ठीक है, देख लेना। अब देखो नीचे क्वेश्चन दे के रखा है, क्वेश्चन में एक डायग्राम है, ये है मेरा डायग्राम, देख लो ढंग से। ठीक है, एक है कैथोड, एक है एनोड। ठीक है, कैथोड और एनोड। कैथोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एक चीज़ देख ले लो। अब देखो क्या चीज़ है, कि अब देखो क्या है भाई, कि भाई जो कैथोड है, जो क्या है, कैथोड है। कैथोड में पूरी तरीके से जो हाइड्रोजन गैस है वो रहेगा, कलेक्ट होके रहेगा। और जो एनोड है उसमें पूरी तरीके से ऑक्सीजन जो गैस है वो कलेक्ट होके रहेगा। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। ये डिकम्पोजिशन लिख दो या फिर नॉर्मल लिख दो इसको, क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक
डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इस तरह, क्यों 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 है भाई, क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो या डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो, दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही तो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है इसको, इसका जो रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्शन होगा, उसके इक्वेशन को लिखने के लिए बोला है, लेकिन बैलेंस करके। तो मैंने लिख दिया भाई 2H2O इलेक्ट्रिसिटी, देखो मैंने इलेक्ट्रिसिटी एरो के ऊपर लिखा है, क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रहा है इसीलिए। ठीक है, 2H2 + O2। ठीक है, अब बोला गया है ये जो रिएक्शन है इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कंसिडर किया गया है, क्यों बोला गया कि भाई ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए बोला गया है क्योंकि इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कंपाउंड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में, और इसमें भी वही हुआ। देखो जो वाटर है, वाटर 2 सब्सटेंसेस में क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, तो इसीलिए मैं इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकता हूँ। समझ में आया? ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे के रखा है कि भाई इन एन एक्सपेरिमेंट राहुल प्लेस्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन अ पेट्री डिश। पेट्री डिश मतलब सपोज करो एक कटोरी में ही रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड रखा हुआ है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड बोले तो क्या, सिल्वर ब्रोमाइड बोले तो AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सनलाइट के अंडर रखा गया है। तो बोला है क्या चेंज देख पाओगे तुम, क्या चेंज देख पाओगे? ऑब्वियस सी बात है कि क्या चेंज देख पाओगे कि भाई जो AgBr होगा सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और Br अलग हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ है। ओके, समझ में आया? Ag और Br अलग हो जाएगा। AgBr जो है वो क्या रहेगा, वो हमारा वाइट कलर का रहेगा। जैसे ही Br उड़ गया तो क्या हो गया मेरा ये, कि भाई Ag जो कि सिल्वर है ग्रेइश कलर का दिखाएगा। ठीक है, वाई डज दिस चेंज अकर, ये चेंज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्या, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसकी वजह से ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, अब बोला है मेंशन 1 एप्लीकेशन। अब ये मैंने अभी बोला था। ठीक है, अच्छा सॉरी मैंने एक चीज़ गलत बोला है कि भाई AgBr जो होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, वो येलो कलर का होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जो फोटोलाइटिक है AgBr, ये देखो किस वजह से यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, एप्लीकेशन किसका है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो बोला है मेंशन 1 एप्लीकेशन ऑफ द रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल सा है कि भाई एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि भाई एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है। ठीक है, एक गर्लफ्रेंड है और एक बॉयफ्रेंड है। ठीक है, सपोज करो, तो क्या हुआ कि भाई जो बॉयफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड उससे इम्प्रेस थी। क्यों? क्योंकि जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत पढ़ाई लिखाई करता था। ठीक है, बढ़िया मार्क्स लेके आता था। ठीक है, अब क्या हुआ, एक नया बंदा आया, वो बंदा उससे भी बहुत तगड़ पढ़ाई लिखाई करता है। ठीक है, ये अगर इसका जो बॉयफ्रेंड है, सपोज करो वो अगर 80% मार्क्स लेके आता है, तो जो नया बंदा है वो 95% मार्क्स लेके आता है, क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि लड़की का थोड़ा सा मन मचलने लग गया। तो क्या हुआ कि भाई जो लड़की है वो किसके पास चला गया, वो चला गया जो ज़्यादा पढ़ लिख रहा था, ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा था। ठीक है, तो सपोज करो जो ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा था वो मोर रिएक्टिव मेटल है, वो मोर रिएक्टिव है। ठीक है, और उस टाइम के लिए उसका जो बॉयफ्रेंड था वो क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो लड़की है वो किस पे चला गया, मोर रिएक्टिव में चला गया, जो ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली क्या होता है सिंपल में कि भाई जो मोर रिएक्टिव मेटल है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा भाई, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो
इसको ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये चीज़ डबल में भी हो सकता है, ये चीज़ सिंगल में भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में देखो भाई, जैसे कि मैंने बोला था कि सपोज करो ए जो है वो बढ़िया पढ़ाई लिखाई करता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो क्या बोलते हैं, सॉरी क्या हुआ कि भाई जो हाँ, ए जो है वो बढ़िया पढ़ाई लिखाई करता था और सी के साथ बी था, लेकिन अब क्या हुआ कि भाई जो बी है वो सॉरी गलत बोल रहा हूँ कि भाई सपोज़ करो कि बी है और सी है, ये दोनों जो है, ये बी जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है ए से, ठीक है। तो ए ने क्या किया, ए ने बी को बोला भाई तू चल हट यहाँ से, मेरे को सी के साथ रहना है, ठीक है। तो ए क्या हो गया, सी के साथ रहने लग गया और बी को हटा दिया। क्यों, बी जो है वो लेस रिएक्टिव है ए से, इसीलिए। समझ में आया, जो ताकतवर होगा वो वीक बंदे को हटा के उसकी जगह पे ले देगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे कि Zn+Cu अब ये लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव कैसे समझोगे, वो समझने के लिए तुम्हें भाई ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, Zn+Cu यहाँ पे मेटल क्या है भाई, यहाँ पे मेटल है Zn और Cu। अब तुम देखो कि भाई Zn बोले तो कहाँ पे ये रहा Zn, ठीक है। और क्या है Zn, क्या है Cu है, Cu देखो कहाँ पे ये है। अब देखो नीचे की तरफ लिस रिएक्टिव मेटल है, ऊपर की तरफ मोर रिएक्टिव है, तो मेरे को दिख रहा है कि Zn जो है वो Cu से क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो वो क्या करेगा, जो Zn है वो Cu को हटा देगा और ZnSO4 के साथ आ जाएगा। तो इसी वजह से क्या हुआ कि Zn जो है वो Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और ZnSO4 बन गया और Cu अलग हो गया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाता है, अदला बदली हो जाती है। जैसे कि ए बी के साथ था, सी डी के साथ था, ठीक है। तो क्या हुआ, ए डी के साथ आ गया और जो बी है वो सी के साथ आ गया, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ में आया, ओके। चलो जी, ये एग्जांपल देख लेना, ठीक है। अब देखो यही चीज़ को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेके ही एक एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है कि जब हम व्हेन वी डीप आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डुबोते हैं, ठीक है, तो जो आयरन नेल है उसका जो ब्राउनिश कोटिंग है, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो जाता है, ब्राउनिश कोटिंग आने लग जाती है। ब्राउनिश कोटिंग क्यों आती है, क्योंकि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की वजह से। क्योंकि हमने जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डुबोया है और कॉपर का कलर ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। तो जो ब्राउनिश कलर है वो किस में डेवलप होने लग गया कि भाई आयरन में डेवलप होने लग गया, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो किस में चेंज होने लग गया, लाइट ग्रीन कलर में चेंज होने लग गया, ठीक है। ये जो चेंजेस ऑफ कलर है इससे हमें पता लगता है कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। और क्या हुआ है कि भाई जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिसकी वजह से आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और जो आयरन है वो सल्फेट के साथ जुड़ गया, यानी FeSO4 बन गया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। समझ में आया। चलो जी भाई, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद आयरन टू फॉर्म अ ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन। अभी हमने करा एंड अ ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कंपाउंड बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी। अब देखो ब्लू कलर्ड सोल्यूशन बोला है, ब्लू कलर सोल्यूशन बोले तो अभी हम लोगों ने क्या, ब्लू कलर सोल्यूशन CuSO4 का है, किसका है, CuSO4 बोले तो क्या, कॉपर सल्फेट का है, ठीक है। तो भाई मेरे को पता लग गया कि भाई जो कंपाउंड ए है वो क्या है भाई, कॉपर सल्फेट है, CuSO4, ठीक है। अब क्या बोला है, रिएक्ट विद आयरन के साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन बना दिया। अब जो ग्रीन कलर सोल्यूशन है उसमें क्या बना है, FeSO4। तो ग्रीन कलर सोल्यूशन क्या हो गया
गया भाई FeSO4 एंड अ ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कंपाउंड बी। अब यहाँ पे बहुत जने कंफ्यूज होके क्या कर देंगे, बोल देंगे कि भाई ग्रीन कलर सोल्यूशन है FeSO4 यानी बी जो है FeSO4 है। अरे पागल, क्वेश्चन ढंग से पढ़, देख यहाँ पे क्या बोला है, क्या बोला है, अ ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कंपाउंड बी। ठीक है, कंपाउंड बी में ब्राउन डिपॉजिट, तो कंपाउंड बी ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, आयरन होगा, सॉरी कॉपर होगा, क्योंकि ब्राउन डिपॉजिट के बारे में पूछा जा रहा है। ब्राउन डिपॉजिट क्या है, वो है कंपाउंड बी। तो फिर ब्राउन डिपॉजिट किसका था, कॉपर का था, तो कंपाउंड बी क्या हुआ, कॉपर हुआ। समझ में आया, समझ में आया क्या बोला है। अगर यहाँ पे बोलते कि जो कंपाउंड बी है वो ग्रीन कलर सोल्यूशन है, कि ऐसा बोलते कि सपोज करो क्वेश्चन में बोलते रिएक्ट विद आयरन टू फॉर्म अ कंपाउंड बी विच इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, तो तुम बोलते कि कंपाउंड बी जो है वो क्या है, फेरस सल्फेट है, सॉरी आयरन सल्फेट है, FeSO4 है। लेकिन इधर ब्राउन डिपॉजिट के बारे में पूछा है, तो ब्राउन डिपॉजिट क्या है, कॉपर है, इसीलिए कंपाउंड बी क्या है, कॉपर है। ठीक है, उसके बाद राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके, ये पहले से बैलेंस है तो लिखने की ये ज़रूरत नहीं है। Fe + CuSO4 और FeSO4 + Cu। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जिसमें आयरन जो कि मोर रिएक्टिव मेटल है, डिस्प्लेस किसको कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, जो कि लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब तुम ढंग से देखोगे तो तुम देखो ए वाला जो है, ए वाला, ए में क्या हुआ, Na2 जो है Na2SO4 के साथ था और BaCl के साथ था। अब तुम देखो Ba किसके साथ आ गया, SO4 के साथ आ गया, और Na जो है वो Cl के साथ आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा आंसर कौन सा हुआ, मेरा आंसर कौन सा हुआ, ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट बाय डिपिंग अ मेटल स्ट्रिप इनटू अ सॉल्ट। एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, मेटल स्ट्रिप को एक सॉल्ट सोल्यूशन में डुबो दिया। आफ्टर सम टाइम दे ऑब्जर्व अ चेंज इन कलर। उसने देखा कि सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज होने लग गया और नीचे सॉलिड डिपॉजिट क्या है, बनने लग गया, सॉरी मेटल के ऊपर एक सॉलिड सा परत जो है वो बनने लग गया। ठीक है, तो क्या टाइप ऑफ रिएक्शन है, ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका कोई एक बैलेंस इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो कोई भी, ज़रूरी नहीं है ये वाला इक्वेशन लिखना है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन लिख देना जिसके अंदर क्या है, मेटल को यूज़ किया गया है और एक सॉल्ट सॉल्यूशन को यूज़ किया और उसका कलर चेंज हो रहा हो। तो अभी हमने जो रिसेंट एग्जांपल किया था तो इसीलिए वही वाला एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ द स्टूडेंट यूजेस अ लेस रिएक्टिव मेटल इंस्टेड ऑफ करंट मेटल स्ट्रिप। ठीक है, क्या बोला है कि अगर वो लेस रिएक्टिव मेटल यूज़ करता तो क्या होता। ठीक है, तो अगर लेस रिएक्टिव मेटल वो यूज़ करता तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो खुद लेस रिएक्टिव मेटल है। लेस रिएक्टिव मेटल किसी और मेटल को क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो क्या रिएक्शन होगा, नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। सो इधर मैंने लिखा है क्या, इफ़ अ लेस रिएक्टिव मेटल देन कॉपर इज यूज्ड, कॉपर से लेस रिएक्टिव मेटल अगर यूज़ किया जाता है तो नो रिएक्शन विल अकर, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लेस रिएक्टिव कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो डिस्प्लेस नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन का कलर है वो भी चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। समझ में आया, समझ में आया, ओके जी। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। अब आता है रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन, एक चीज़ को दिमाग में रख लो, ऑक्सीजन को दिमाग में रख लो, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना। ठीक है, रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, इसका उल्टा। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें और एक चीज़ आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल है, सिंपल याद करके रखो, जो रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइजेशन है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ZnO + C Zn + OCO। ठीक है, हमें हमेशा रिएक्टेंट साइड देखना है। कौन सा साइड देखना है, हमेशा रिएक्टेंट साइड देखना है। रिएक्टेंट साइड में हम क्या देख रहे हैं, देखो ZnO जो है उसमें रिएक्टेंट साइड में देखो Zn के से ऑक्सीजन हट गया, यानी ऑक्सीजन हट गया। तुम देखो ऑक्सीजन जब हट गया तो क्या है, ये रिडक्शन है। ठीक है, ऑक्सीजन हट गया मतलब क्या है, रिडक्शन है। कौन रिडक्शन कर रहा है, ZnO रिडक्शन कर रहा है। अब तुम देखो जो C है उसमें
जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो ये हो गया सी जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछे तो रिडक्शन जो हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZnO हो गया। ठीक है, और जो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए ये क्या हो गया कि जो सी है वो मेरे लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ में आया, समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन जो है देखो सेम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, रिड्यूस कौन सा वो पूछा गया है। ये वाला तुम लोग खुद से देख लेना, यहाँ पे आंसर सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ क्वेश्चंस मतलब सॉरी कुछ रिएक्शंस जो इस पूरे चैप्टर में हैं, पूरे चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस है उसको यहाँ पे दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है और उससे क्या हो रहा है, उस रिएक्शन में मेनली क्या हो रहा है वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो भाई केमिस्ट्री में कुछ जो इक्वेशंस है वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, कम से कम ये वाले जो इक्वेशंस है जो यहाँ पे दिए हुए ये वाले इक्वेशंस याद कर लेना। ठीक है, ये वाले इक्वेशंस याद कर लेना, प्लीज़ याद कर लेना। ठीक है, सब कुछ तुम्हारा ऐसा नहीं है कि सब कुछ तुम्हारा मतलब पर उसके दे दिया जाए। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ें हैं, ये वाला जो इक्वेशंस है इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब देखो भाई हम किस में आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। भाई ये चैप्टर ईजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इतना दिमाग लगाने का काम नहीं है। मेन है कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो गिने चुने हैं उसको दिमाग में रख लो, ख़त्म बात। ये एसिड बेस सॉल्ट और मेटल और नॉन मेटल दोनों जो है ये थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिएक्शंस वगैरह है वो एसिड बेस सॉल्ट से ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए एसिड बेस सॉल्ट और मेटल और नॉन मेटल दोनों एक साथ क्या बोलते हैं सिमिलर या फिर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अगर समझ में आता है तो मेटल एंड नॉन मेटल जो है वो समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, एसिड और बेसिस का बेसिक प्रॉपर्टी अगर देखें तो एसिड जो होता है उसका पीएच लेवल क्या होता है, कम होता है 7 से। ठीक है, और बेस जो होता है उसका पीएच लेवल जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, और एसिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या है कि भाई यूजुअली जो एसिड है वो सार इन टेस्ट होता है, यानी क्या होता है, यानी क्या होता है, सार होता है। यानी सार को क्या कहते हैं भाई, सार को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, जल्दी बताओ क्या कहते हैं। हाँ, टेस्ट में खट्टा, टेस्ट में खट्टा होना। ठीक है, और बेसिस, बेसिस को क्या कहते हैं, बेसिस जो है वो टेस्ट में बिटर यानी कड़वा होता है और स्लीपरी टच करने से स्लीपरी होता है या फिर सोपी होता है। ठीक है, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। एसिड जो है वो एसिड का प्रॉपर्टी तभी दिखाता है जब उसके अंदर हाइड्रोजन आयन होता है। बेसिस जो है वो बेसिस का प्रॉपर्टी तभी दिखाता है जब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन्स है। ठीक है, एसिड के कुछ एग्जांपल्स देख लो जैसे कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड, और बेसिस के कुछ एग्जांपल देख लो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके मतलब नेचुरल सोर्सेज से क्या क्या हमें एसिड्स मिलते हैं, और जो नेचुरल सोर्सेज से जो एसिड हम लोगों को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वीक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, जो कि हम इजीली ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं वैसे वाले। ठीक है, हाँ इसका मतलब ये नहीं कि एंस्टिंग खाएंगे, मतलब जो शरीर में ठीक है सहन कर सकते हैं वैसे वाले एसिड। ठीक है, उसको वीक एसिड कहते हैं हम। अब ये वाला जो टेबल है इसमें तुम लोग नेचर से मिलने वाला जो एसिड है यानी वीक एसिड है वो क्या क्या है वो चीज़ तुम यहाँ से देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो भाई इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, इंडिकेटर्स आर chemical compound that changes its color in presence of an acid or a base। इंडिकेटर्स जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है जो कि एसिड और बेस के हिसाब से अपना रंग बदल देता है। ठीक है, तुम्हारी तरह।
ठीक। तो इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स केमिकल कंपाउंड है जो कि अपना कलर जो है वो चेंज करता है जब वो एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्ट करता है। अब जो इंडिकेटर्स है वो तीन तरीके का होता है, देखो नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से मिलता है, जैसे कि ये ऊपर के जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नेचुरल। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस है, टर्मरिक है। तो लिटमस जो है वो हमें मिलता है न मिलता लिटमस जो है वो बेसिकली जो एसिड है, ठीक है, एसिड में वो रेड कलर का रहता है, ठीक है, और बेस जब होता है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब एसिड होता है तब वो क्या होता है, रेड कलर में चेंज होता है, और जब बेस होता है तब वो ब्लू कलर में चेंज होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लिटमस जो है वो जब एसिड में जाएगा वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। ठीक है, और जब वो लिटमस बेस में जाएगा तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। इसका मतलब है ये। टर्मरिक क्या करता है, टर्मरिक एसिड में येलो कलर ही रहता है, मतलब टर्मरिक का कलर तो येलो ही है, मतलब एसिड में उसका कलर सेम रहता है, येलो ही रहता है। ठीक है, जब उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तब वो क्या होता है, रेड कलर में चेंज होता है। ये वाला एक्सपेरिमेंट तुमने बहुत बार किया है, बहुत बार छोटे क्लासों में बहुत बार किया है। ठीक है, उसके बाद आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोले तो जो केमिकली प्रोसेस के थ्रू बना है उसको हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे कि है फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन क्या है, जब वैसे वो कलरलेस रहता है, ठीक है, जैसे उसको हमने बेस के साथ रिएक्ट करवाया वो पिंक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो भाई वो कलरलेस ही रहेगा। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भाई एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो रेड कलर में बन जाएगा, रेड कलर बन जाएगा। और अगर मिथाइल ऑरेंज को हमने बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। ये है भाई सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जिसमें हम खुशबू लेके या फिर जो स्मेल है, स्मेल से पता लगाते हैं कि भाई वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि वैनिला, ऑनियन, क्लोव ऑयल। ज़्यादातर क्या होता है, जब भी कोई भी चीज़, ठीक है, जिसको हम पता लगा सकते हैं, सूंघ के पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ज़्यादातर जो बेस होते हैं उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आता जब वो बेस से रिएक्ट करता है, कोई भी जो मतलब सब्सटेंस है, ठीक है, वो अगर बेस से रिएक्ट करता है तो ज़्यादातर उसमें से स्मेल नहीं आती। लेकिन जैसे वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या है, स्मेल उसमें से आएगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंडर आता है। समझ में आया। अब देखो भाई क्या है कि नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमने क्या है कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एसिड प्रेजेंट इन टमाटो एंड स्ट्रिंग आर। टमाटो और एंस्टिंग में कौन कौन सा एसिड मौजूद रहता है। देखो यहाँ पर भी हमने किया था, यहाँ पर क्या, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड रहता है और एंड स्टिंग में मेथनोइक एसिड रहता है। मतलब ऑक्जेलिक एसिड और मेथनोइक एसिड कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा। ऑक्जेलिक एसिड मिल गया और क्या बोल रहा है, मिथेनोइक एसिड। अच्छा, मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम और एक नाम भी है मिथेनोइक एसिड का, जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं हम लोग भाई, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये इसी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला। ओके, एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न्स फिनोप्थलीन सोल्यूशन पिंक। जो एक्वस सोल्यूशन ए है, मतलब ए जो है वो फिनोप्थलीन को पिंक कर रहा है। अब देखो फिनोप्थलीन जो है, इधर देखो, पिंक कब होगा, जब बेस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो ए है, मेरा जो क्या है ए है, वो क्या है, एक बेस है। इससे मेरे को पता लग गया कि भाई ये बेस है। ठीक है, अब व्हेन अनदर एक्वस सोल्यूशन बी इज एडेड टू पिंक सोल्यूशन, जब उस पिंक सोल्यूशन में बी सोल्यूशन दिया गया, ठीक है, यानी पिंक क्या हुआ, वो ए वाला जो बेस है वो पिंक हो गया, सॉरी फिनोप्थलीन जो है वो पिंक हो गया ना। ठीक है, तो फिर वो जो पिंक फिनोप्थलीन सोल्यूशन है उसमें बी सोल्यूशन दिया गया। बी सोल्यूशन से क्या हुआ, द पिंक कलर डिसअपेयर हो गया। डिसअपेयर बोले तो क्या, पिंक कलर गायब हो गया। अब पिंक कलर जब गायब हुआ इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया। अब कलरलेस हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, कलरलेस कब होता है, कलरलेस कब होता है फेनोप्थलीन में, कलरलेस कब होता है, एसिड में होता है। इसका मतलब क्या है, उसमें क्या ऐड किया गया है, जो बी जो है वो क्या है,
क्या है बी, बी क्या है, बी है भाई हमारा एसिडिक, ठीक है। फिर क्या बोला है, नाउ व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ए, एक सोल्यूशन फिर से ऐड किया गया, आई एडेड टू दिस रिएक्शन द मिक्सचर अपीयर्स पिंक अगेन। इसका मतलब क्या हुआ, पहले बेस दिया फिर एसिड दिया, ठीक है, पहले बेस दिया फिर एसिड दिया फिर से क्या दिया, बेस दिया। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, बेस फिर एसिड फिर बेस। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, डी वाला ऑप्शन हो गया मेरा, ठीक है। इसके बाद देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, एसिड, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज देखो क्या दे के रखा है कि भाई जब एसिड को किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ, एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब क्या बनेगा, एसिड जो है वो किसी भी मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो कोई भी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो वो भी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखिए गया है, देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये बन जाएगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हें याद रखना है, क्या है कि मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो कोई भी बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एक तरीके का बेस है, तो कोई भी बेस अगर क्या है किसके साथ रिएक्ट करता है, तेरा एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा। तो ये एक तरीके का क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भाई ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेस इन नेचर है, तो बेस और एसिड जब एक साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, और इस तरीके के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या है कि भाई कोई भी बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, मेटल प्लस बेस इज इक्वल टू क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देख लेना। इसके बाद देखो ये वाला जो इम्पोर्टेंट, फिर से देखो क्या, बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, कि बेस अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड, देखो इसमें क्या था, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। इसी तरीके से नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है, उल्टा है इसका, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, कोई भी एसिड अगर किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर, ठीक है। तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बन रहा है, तो इसी तरीके के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा ऊपर कि बेस को अगर एसिड के साथ करते हैं तो क्या रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी तो सेम ही होगा कि भाई एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा, ठीक है। समझ में आया ये वाला चीज़ कि बेस अगर सिंपल सा है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है, और जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो अगर कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनेगा, और इसमें कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक इन नेचर है वो अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी सॉल्ट बनेगा, और दोनों के दोनों ही क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो भाई क्या कि भाई दोनों ही, बोथ एसिड और बेस दोनों ही गुड कंडक्टर है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी मैंने तुम लोगों को बताया क्या बताया कि भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है कि जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने से उसमें से क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। और उसके अंदर देखो एक चीज़ याद रखना, एसिड का प्रॉपर्टी कब दिखाएगा, जब हाइड्रोजन आयन होंगे। बेस का प्रॉपर्टी कब दिखाएगा, जब हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। और ये दोनों के दोनों चीज़ें, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से मिलेंगे, वाटर से मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एसिड को अगर एसिड का नेचर दिखाना है तो उसको पानी के साथ मिलना ज़रूरी है, ठीक है। और इसी तरीके से बेस को अगर बेस का नेचर दिखाना है तो उसको भी पानी के साथ क्या, रिएक्ट होना ज़रूरी है। समझ में आया क्या बोला मैंने, समझ में आया।
तो एसिड और बेस अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा ही बनेगा। किसको कॉम्बिनेशन में, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के कॉम्बिनेशन में। तुम खुद देखो कि भाई इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना 1 है, तो दोनों में लग के H2 हो जाएगा, H2, और ऑक्सीजन कितना है, O है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है उन दोनों को मिला के क्या बन जा रहा है, वाटर बन जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो यही चीज़ है। तो बेस और एसिड अगर रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है, NaOH जो कि एक बेस है और HCl जो कि एक एसिड है, दोनों अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl बनता है जो कि है सोडियम क्लोराइड, और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है भाई डाइल्यूशन। क्या है डाइल्यूशन, कि जब हम एसिड या बेस को वाटर के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसको डाइल्यूशन कहते हैं। अब डाइल्यूशन के अंदर बेसिकली हम डाइल्यूटेड एसिड्स को यूज़ करते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं, डाइल्यूट एसिड जिसमें एसिड का कम मात्रा होता है और वाटर का ज़्यादा मात्रा होता है। इसी तरीके से जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में ज़्यादा मात्रा में एसिड होता है और कम मात्रा में पानी होता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू मिक्स एसिड एंड वाटर, व्हाई शुड एसिड बी एडेड स्लोली। ठीक है, ये वाला वही क्वेश्चन है कि भाई मेरे को जो डाइल्यूशन है, यानी जो मेरे को डाइल्यूट एसिड बनाना है वो किस तरीके से बनाना है, एसिड में पानी डाल के या पानी में एसिड डाल के। तो वही वाला क्वेश्चन है कि क्या बोला, करेक्ट वे क्या है, किस तरीके से हम डाइल्यूशन करें, किस तरीके से एसिड को वाटर के साथ मिक्स करें। तो देखो जो प्रॉपर मेथड है वो क्या है, एसिड को पानी में धीरे धीरे करके मिक्स करना। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो हीट बनने वाला हीट है वो कंट्रोल रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैंने क्या किया कि भाई एसिड में पानी अचानक से डाल दिया, क्या किया मैंने, एसिड में पानी अचानक से डाल दिया, तो उससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगा, जो कि एक तरीके का क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट क्या होगा, रिलीज होगा, और वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होने के कारण जो पानी है एसिड में जैसे ही गिरेगा वो पानी इंस्टेंटली क्या होने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा। और जैसे ही वो बॉयल होगा, ठीक है, बॉयल होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे बबल जो है वो होने लगेंगे। ठीक है, देखा है ना कि पानी जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो बबल फूलने लग जाता है, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो बाहर की तरफ आने लगता है। तो वैसे ही क्या होगा, जैसे ही हमने एसिड में पानी को डाल दिया, वैसे ही क्या होगा, पानी अचानक से क्या होने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। अब इसी हीट बाहर निकलने के कारण वाटर बॉयल होगा और जो एसिड है अंदर वो बाहर एक्सप्लोड होके बाहर निकल जाएगा, जिससे सीवियर बर्न वगैरह हाथों में, मतलब जो हाथों में बर्न्स वगैरह जो है वो हो सकता है। ठीक है, और क्या होगा, इसी वजह से हमें बोला गया है कि पानी में एसिड को मिक्स करने के लिए पानी में एसिड को धीरे धीरे करके मिक्स करना है, जिससे ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो नहीं होगा और प्रोसेस बहुत इजीली और सेफली कंट्रोल तरीके से हमारा डाइल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, यही एक करेक्ट वे है एसिड को वाटर के साथ मिक्स करने का। देखो भाई, अब आओ किस में, अब आते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस में। स्ट्रेंथ हम कैसे पता लगा सकते हैं, स्ट्रेंथ हम पता लगा सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर से। ठीक है, अब देखो चीज़ को समझना, ढंग से समझना। मैंने क्या बोला था कि भाई जो एसिड है, एसिड अपना एसिड का नेचर कब दिखाएगा, जब उसमें हाइड्रोजन आयन होगा। बेसिस अपना बेस का नेचर कब दिखाएगा, जब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होगा। तो एक बात बताओ, अगर एसिड में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा एसिड का वो बढ़ जाएगा, हाँ या ना, है ना। ठीक है, वैसे ही सेम तरीके से मैं अगर बोलता हूँ कि बेस अपना नेचर कब दिखाता है, जब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन है। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो अगर बढ़ जाए तो भाई बेस कैसा बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, ज़्यादा अपना जो नेचर है बेस का वो दिखाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा कि एसिड में अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हाइड्रोजन आयन अगर कम है तो वो वीक एसिड है। इसी तरीके से ही मैंने क्या बोला कि भाई जो बेस है
ठीक है, जो बेस है उसमें अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, कम है, तो वो वीक बेस है। ठीक है, और यही चीज़ को कौन इंडिकेट करके बताता है, इसी चीज़ को इंडिकेट करके बताता है हमारा पीएच स्केल, कि भाई हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन सोल्यूशन में कितना ज़्यादा कितना कम है। ठीक है, जितना ज़्यादा कम रहेगा उस हिसाब से वो अपना कलर शो करेगा, कौन, पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल किस तरीके से काम करता है, पीएच स्केल हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में कितना मौजूद है उसके हिसाब से कलर को चेंज करके बताता है कि भाई इसका जो सोल्यूशन है उसका पीएच लेवल क्या है। ठीक है, समझ में आया कि भाई पीएच लेवल अगर 7 से नीचे आ रहा है, अगर पीएच लेवल 7 से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि भाई वो एसिडिक है। वो क्या है, एसिडिक है। अगर वो एकदम रेड कलर या येलोइश कलर में दिखता है तो समझ में आ जाएगा मेरे को उसमें हाइड्रोजन आयंस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन यही अगर लाइट ग्रीन, थोड़ा सा मीडियम ग्रीन कलर का होगा, मतलब हमारा पीएच लेवल 4, 5, 6 के करीब होगा, तो मेरे को पता है कि भाई ये वीक एसिड होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो कम है। ठीक है, और अगर पीएच लेवल 7 के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ किसका है, पानी का है। ठीक है, अब बेसिक यानी एल्काइन, एल्कलीन कहूँ या बेस कहूँ, दोनों सेम है, दोनों सेम है, एल्कलीन बेस को ही कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेस अपना बेसिक का नेचर कब दिखाता है, जब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन है। तो हाइड्रोक्साइड आयन अगर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसका पीएच लेवल क्या हो जाएगा, 14, 13 और डार्क ब्लू वॉयलेट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, और अगर जो बेस में है, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन का मात्रा अगर कम है तो थोड़ा किस कलर में दिखेगा, लाइट ब्लू। ठीक है, टर्कवाइज कलर में अगर दिखता है तो समझ जाना कि भाई बेस में क्या है, हमारा हाइड्रोक्साइड आयन कम है, जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि ये क्या है, वीक बेस है। अगर डार्क ब्लू वॉयलेट ये होता है तो समझ में आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, समझ में आया पीएच स्केल किस तरीके से काम करता है। ओके, चलो जी नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या बोला मैंने कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारे जीवन में जो पीएच है वो किस तरीके से काम में आता है। देखो, डाइजेशन में काम में आता है। ठीक है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो सब कुछ पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसका पीएच 1 to 3 के बीच में होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो खाने को ब्रेक डाउन करने में हमको हेल्प करता है। उसके बाद सॉइल में जो सॉइल में जो होता है उसका पीएच लेवल जो होता है वो 6.3 to 7 होता है। ठीक है, जिसके वजह से कि जब अगर क्या है कि भाई सॉइल जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए, उसमें क्या ऐड करते हैं, एडिंग लाइम हेल्प्स। ठीक है, कि उसमें अगर बेस ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उसमें लाइम ऐड किया जाता है, जिससे उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि न्यूट्रलाइज होगा तभी जाके क्या होगा, हम जो फसल वगैरह है उसको उगा सकते हैं। तो इसीलिए उसके बाद क्या है, टूथ डिके भी क्या है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियाज के माउथ में क्या होता है भाई, उनके पास भी एसिड होता है, और उसी एसिड की वजह से ही हमारे दांतों में क्या हो जाए, सड़न लगने लग जाती है। ठीक है, और कैविटी हो जाती है। ठीक है, समझ में आया टूथ डिके। उसके बाद ब्लड फंक्शंस बेस्ट विद अ पीएच बिटवीन 7 to 7.8। ब्लड में पीएच लेवल जो होता है वो 7 से 7.8 तक रहता है। प्लांट और एनिमल के अंदर, ठीक है, स्पेसिफिक तुम्हारा पीएच लेवल होता है। यहाँ तक कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी के हर एक पार्ट में अलग अलग पीएच लेवल होता है। ठीक है, समझ में आया। बी स्टिंग या फिर हम कह सकते हैं एंड स्टिंग या बी स्टिंग जो भी है, बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज द एसिडिटी कॉज्ड बाय द बी स्टिंग। क्या है कि भाई बी स्टिंग जो है वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, जैसे ही हमने क्या है, एसिडिक इन नेचर है, लेकिन वो क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, इसलिए बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बस थोड़ा सा जलन वगैरह मच रहा है या इचिंग वगैरह हो रहा है बस। ठीक है, उसको सही तरीके से सही कैसे कर सकते हैं कि भाई हमने बेकिंग सोडा जब उसमें लगा दिया, किस में, जहाँ पे बी स्टिंग लगी है, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, उस जगह को न्यूट्रलाइज कर देगा। कैसे न्यूट्रलाइज करेगा कि भाई जब जो बी है या फिर एंट है उसने काटा तो एसिड वहाँ पे गया, तो हमने अगर बेकिंग सोडा जो कि एक क्या है, बेस है, उसको अगर हम
क्या करते हैं, लगाते हैं उधर, तो वो क्या कर देगा भाई, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट बना देगा, ठीक है, इसी वजह से। ओके, उसके बाद एसिड रेन। एसिड रेन में क्या होता है, पोल्यूशन कैन कॉज रेन टू बिकम एसिडिक। पोल्यूशन की वजह से जो रेन है वो एसिडिक बन जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जो फिशेज है और अदर एनिमल्स है वो सफ़र करता है। समझ में आया? ओके, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है, ठीक है। इन द फॉलोइंग लिस्ट एसिड सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। यहाँ पे एक लिस्ट दे के रखा है और बोला गया है भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का अलग करो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसे कहते हैं। भाई एसिड दैट गेट्स कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तुम इसको छोड़ के ये भी लिख सकते हो कि जब जो एसिड है उसमें अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा होता है तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे कि एसिड दैट हैव हाइड्रोजन आयन more hydrogen ion in an aqueous solution are called strong acid, whereas acid that have less hydrogen ions in an aqueous solution are called weak acids। ठीक है, अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और क्या फॉर्मिक एसिड जो है वो सारे के सारे क्या है, वीक एसिड्स हैं। ठीक है, ओके देखो अब क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है अ फार्मर फाइंड्स दैट पीएच ऑफ हिज सॉइल इज़ वेरी लो। ठीक है, एक फार्मर ने देखा उसके सॉइल का जो पीएच है वो बहुत लो हो गया है। ठीक है, लो हो गया है, लो हो गया है, लो हो गया है मतलब क्या होगा, लो हो गया है मतलब क्या होगा भाई, लो हो गया मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब 1 2 3 इसके करीब होगा, तो मतलब क्या हुआ कि भाई जो सॉइल है वो क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। जो सॉइल है वो क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। ठीक है, एसिडिक हो चुका है, विच इज़ अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, जिसकी वजह से क्रॉप ग्रो नहीं हो पा रहा। नेम एनी 2 सब्सटेंस ही कैन यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखो भाई क्विक लाइम यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और क्या यूज़ कर सकते हैं, स्लेक लाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल। अब इसका रिएक्शन बताओ, रिएक्शन बताने के लिए बोल रहे हैं भाई ये मेरा हो गया CaOH2, मतलब स्लेक लाइम हो गया मेरा। स्लेक लाइम को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, रिएक्ट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉइल में है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एसिड कहाँ पे है, सॉइल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सॉइल में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको अगर स्लेक लाइम के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक तरीके का सॉल्ट है, जिसकी वजह से क्या है कि भाई ये एक तरीके का क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो सॉइल क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, जिसकी वजह से इजीली उसमें क्रॉप उगाया अब जा सकता है। अब क्या बोला, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द पीएच ऑफ द सॉइल बिटवीन 6 to 8। जो सॉइल का पीएच लेवल है उसको 6 से 8 के बीच में ही क्यों मेंटेन करके रखना पड़ता है, ये पूछा गया है। मेंटेनिंग द पीएच बिटवीन 6 to 8 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट क्रॉप्स ग्रो वेल विदिन दिस पीएच से रेंज। क्या है, ज़्यादातर जो क्रॉप्स है वो ज़्यादातर 6 to 8 पीएच के बीच में ही उगता है। ठीक है, एज इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, और उसी पीएच लेवल में ही, ठीक है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मौजूद रहता है, वरना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं रहते, और एसिड भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तब भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं रहते। तो इस हिसाब से प्लांट को खाना नहीं मिलेगा तो प्लांट क्या हो जाएगा भाई, मर जाएगा। ठीक है, यू आर गिवन 2 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन देके रखे हैं A and B। द पीएच ऑफ द सोल्यूशन A इज 6। A सोल्यूशन का जो पीएच है वो 6 देके रखा है, मतलब क्या है, बेसिक इन नेचर है लेकिन क्या है, वीक बेस है। ठीक है, एंड द पीएच ऑफ सोल्यूशन B इज 8। पीएच जो है सोल्यूशन B का वो 8 है। 8 का मतलब क्या हुआ, 8 का मतलब क्या हुआ भाई, ये भी बेसिक है तुम्हारा, लेकिन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, विच सोल्यूशन इज एसिडिक एंड विच सोल्यूशन इज बेसिक। ठीक है, तुम देखोगे, ओ सॉरी मैंने गलत बोला है। पीएच क्या है, मेरे पीएच क्या है, 6 है, तो इसका मतलब एसिडिक होगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा।
ठीक है। तो भाई जो सोल्यूशन ए है वो क्या है भाई, एसिडिक है क्योंकि उसका pH 6 है, और जो सोल्यूशन बी है उसका pH 8 है, इसका मतलब वो क्या है, वीक क्या है, बेस है। ठीक है। अब क्या बोला, विच सोल्यूशन हैज़ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब ही है कि भाई हाइड्रोजन आयन किस में ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेस तो स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि बेस का जो pH है वो 8 है, और 8 में वीक बेस होता है, लेकिन 6 में तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग वाला हो गया सोल्यूशन ए। ठीक है, उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है। HCl क्या बोला, वाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कंसिडर अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। क्यों हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाता है, क्योंकि इट completely dissociate into HNCl ions into solution, whereas acetic acid is a weak acid and only partially dissociate। देखो सिंपल भाषा में लिख देना, इतना कुछ नहीं लिखना, सिंपल लिख देना भाई, HCl वो स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसका pH जो है वो 1 पे आता है, और जो एसिटिक एसिड है उसका जो pH है वो तुम्हारा क्या बोलते हैं 8 या फिर 9 के करीब आता है, जिसकी वजह से वो एक वीक क्या है, वीक तुम्हारा सॉरी मैंने गलत बोला, मैंने क्या बोला कि भाई जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड इसीलिए है क्योंकि उसका pH लेवल जो है वो 1 है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। और एसिडिक एसिड जो है उसका pH लेवल जो है वो तुम्हारा क्या है कि भाई 5-6 के बीच में है शायद। ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, वो वीक एसिड है, सिंपल सी बात है। ओके, समझ में आया। अब देखो भाई किस में आए हैं हम, सॉल्ट्स में। ठीक है। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम अनायन कहते हैं। ठीक है। तो सॉल्ट क्या है भाई, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, किसका, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन्स का। ठीक है। दीज आयन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड, और ये दोनों आयन्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, एक साथ रहते हैं आयनिक बॉन्ड की वजह से। बेसिकली मोटा मोटा कहें तो सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन दोनों को मिला के सॉल्ट बनता है। ठीक है। अब ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना क्या बोला है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही क्या बनाएगा भाई, बॉन्ड बनाएगा, तो भाई मतलब रिएक्ट करेगा, तो कैसे होगा, नेचर न्यूट्रल नेचर होगा। ठीक है, न्यूट्रल नेचर होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिडिक नेचर बनेगा। ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेसिक नेचर बनेगा। ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं भाई, सॉल्ट्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि सबसे जो हम खाते हैं, ठीक है, सबसे कॉमन सॉल्ट हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, एक तरीके का, ये कैसे बनता है, फॉर्मेशन क्या है इसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू ये बनता है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या कि भाई जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो कोई भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, अभी हमने करा था, कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से इसमें क्या आया भाई, सॉल्ट आया। हमने पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बना, NaCl बना। ठीक है, जो कि है सोडियम क्लोराइड, और वाटर बन गया मेरा। ठीक है। अब ये सोडियम क्लोराइड जो है यानी कॉमन सॉल्ट जो है वो किससे बना है, सोडियम से, Na से और क्लोरीन आयन से। ठीक है। ये सॉल्ट कहाँ कहाँ मिलता है भाई, सी वाटर में और सॉल्ट माइंस में मिलता है। ठीक है। कहाँ कहाँ काम में आता है, कुकिंग में काम आता है, फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है, डी आइसिंग ऑफ रोड में काम आता है, रॉ मटेरियल फॉर NaOH को बनाने के लिए तुम्हारा कॉमन सॉल्ट काम में आता है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट काम में आता है। इसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कह सकते हैं। अब हमने अभी पढ़ा कि कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नमक यानी कॉमन सॉल्ट। मतलब कॉस्टिक सोडा बनने के लिए यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के लिए क्या चाहिए, हमको नमक चाहिए। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। अब देखो क्या है कि भाई हम
जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को पानी में, यानी क्या होगा, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया। सॉल्ट सोल्यूशन में जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाएंगे तो क्या होगा कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड वो अलग हो जाएगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन बेसिकली लिबरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइसिस में दो होते हैं, यानी एक कैथोड और एक एनोड होता है। किसी एक में हमारा जो क्लोरीन है वो लग जाएगा और किसी एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड लग जाएगा। तो इस तरीके से नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है, ठीक है, कॉस्टिक सोडा को बनाया जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो याद रखना, जब हम NaCl को, क्या बोला मैंने, जब हम NaCl सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तब इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ब्राइन, ठीक है, याद रहेगा। मैंने क्या बोला कि जब सॉल्ट वाटर को, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें दौड़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसको हम ब्राइन कहेंगे। क्या कहेंगे, हम ब्राइन कहेंगे, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, अब देखो क्या बोला है, इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या है। बाई प्रोडक्ट्स मतलब इसके रिजल्ट क्या आने के लिए, भाई देखो बाई प्रोडक्ट जो है वो क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, टेक्सटाइल यानी सारे जो कपड़े होते हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और क्लोरीन जो होता है उसमें से जो क्लोरीन निकलता है वो क्लोरीन किस लिए इस्तेमाल होता है, क्लोरीन जो इस्तेमाल होता है वो ब्लीचिंग पाउडर, डिसइंफेक्टेंट्स, ये सारा कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है क्या भाई, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, ठीक है। ये कैसे बनता है, ये बनता है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम किसको, हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ मिक्स करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये देखो CaOH, ओ सॉरी ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ओके सॉरी ये अलग है, ये अलग है, ये हो गया CaOH। CaOH क्या है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 और H2O जो है वो अलग हो जाएगा। यानी जो CaOCl2 है वो क्या है भाई, स्लेक्ट लाइम है, ठीक है, स्लेक्ट लाइम। जब हम क्या बोल रहे हैं कि जब सॉरी मैंने क्या बोला था, सॉरी मैं बोल रहा था कि भाई CaOH2 जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्लेक लाइम है। स्लेक लाइम को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब बनता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब हम क्लोरीन को किसके साथ, स्लेक लाइम यानी CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है CaOCl2 जो कि क्या है, जो कि है हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, और वाटर निकल जाता है। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है भाई, डिसइंफेक्टेंट के थ्रू, डिसइंफेक्टेंट के हिसाब से यूज़ होता है, जिसमें वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल वगैरह में, पेपर इंडस्ट्री में भी वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे जर्म्स को किल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब आ रहा है बेकिंग सोडा। व्हाट इज़ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। इसके यूजेस क्या है, इसके यूजेस है भाई बेकिंग पाउडर। अब देखो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड से। इन दोनों एसिड को मिक्स कर देने से हमारे पास बेकिंग पाउडर आ जाता है, ठीक है। अब ये जो है हमारा क्या, बेकिंग सोडा हमारा जब हम उसको बेक करते हैं तो वो CO2 रिलीज़ करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। CO2 रिलीज़ करता है जिसकी वजह से जो बेकिंग के बाद वो फूल जाता है, ये CO2 की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंटासिड है कि भाई जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा
एसिडिटी वगैरह होता है, तब हम डाइजीन वगैरह जो खाते हैं, डाइजीन में क्या होता है, डाइजीन में ये बेकिंग सोडा होता है, तो एज अ एंटासिड भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक क्लीनिंग एजेंट भी है, जिसके वजह से क्लीनिंग एजेंट बोले तो क्या, क्लीनिंग एजेंट बोले तो भाई बेकिंग सोडा को हम सोप वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल, डिटर्जेंट वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट है, जो कि कभी कभार क्वेश्चन में तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, क्या है कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर किस तरीके से काम करता है, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कैसे बनता है, किससे बनता है, बेकिंग सोडा से बनता है। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा को जब हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे एयर के साथ कांटेक्ट मिटा देगा आग का, जिसकी वजह से आग बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई आग को ऑक्सीजन चाहिए होता है जलने के लिए, जब आग को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो जल नहीं पाएगा और बुझ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। चलो जी भाई, इसके बाद है भाई वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा भाई Na2CO3 10H2O, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, वो वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट पूरा नाम क्या है, हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसको बनाया कैसे जाता है, बेकिंग सोडा को गर्म करके। बेकिंग सोडा को गर्म करने से क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन में चेंज हो जाता है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलाइन प्रोसेस होता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होने के कारण वो क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया कि भाई इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लीनाइजिंग एजेंट के थ्रू यूज़ कर सकते, क्लीनाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई हम सोडियम कार्बोनेट को, ये क्या है मेरा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके साथ, वाटर के साथ हम मिक्स कर दें, तो मेरे पास सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आ जाता है। ठीक है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई वाटर के मॉलिक्यूल्स को सॉल्ट में कुछ फिक्स्ड नंबर में रखना, उसको वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल जो है वो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, ओके, तो ये वाला ऐसे देख लेना, वरना देखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा है। इसके बाद देखो भाई मेन चीज़ क्या है, जिप्सम। इसमें मेन है जिप्सम। जिप्सम क्या है, जिप्सम है CaSO4 2H2O। ठीक है, क्या है ये, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है, ठीक है, सॉरी, ये जिप्सम जो है वो डाईहाइड्रेट है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट क्या है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है वो कैसे बनता है, हीटिंग ऑफ जिप्सम। जिप्सम को हीट करने से, जिप्सम को 373 केल्विन में हीट करने से क्या होगा, जिप्सम के अंदर जो पानी रहता है वो पानी रिमूव हो जाएगा, और पानी जब रिमूव हो जाएगा वो किस में चेंज हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो गया। और फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम अगर वाटर के साथ क्या कर दे, रिएक्ट करवा दे, मतलब वाटर के साथ मिक्स कर दे, तो वो फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ का इस्तेमाल होता है भाई, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेडिकल में ये इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि आर्ट क्राफ्ट, ठीक है, डेंटल मोल्ड्स वगैरह, ठीक है, ये सारी जगहों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन बोला है, डिस्क्राइब द क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस का मतलब ही होता है क्या, कौन सा वाला क्लोर एल्कली मतलब क्या है कि भाई ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला। क्लोर एल्कली बोले तो मतलब ही है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से बन रहा है, कॉस्टिक सोडा किस तरीके से बन रहा है, वही मेरे को प्रोसेस को लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भाई थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पूरा देख के रखा है। द क्लोर एल्कली प्रोसेस इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन मतलब मैंने बोला ही था क्या कि भाई जब सॉल्ट सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तब उसको ब्राइन कहा जाता है। ठीक है, जिससे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। ये रहा उसका बैलेंस इक्वेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा, देखो इस रिएक्शन से क्या क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ होगा, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन भी बन रहा है। क्लोरीन कहाँ पर यूज़ होगा, क्लोरीन तुम्हारा डिसइंफेक्टेंट, मतलब वाटर को
रिट्रीट करने के लिए, डिसइंफेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, स्विमिंग पूल में इस्तेमाल होता है। और जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन कहाँ पे फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, अमोनिया में यूज़ हो गया, अमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एज अ फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या होता है NH4, अमोनिया क्या होता है NH4, अमोनिया होता है NH4। ठीक है, ओके, समझ में आया। चलो जी भाई, अब देखो हाउ इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, एंड व्हाट रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट्स सेट टू अ हार्ड मास, कि हार्ड मास हो जाने के बाद क्या रिएक्शन होता है वो हमें बताना है। कि सबसे पहले देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ क्विक सेटिंग मटेरियल ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं भाई, जिप्सम को हीट करके। जिप्सम को जब हम हीट करेंगे उसके अंदर जो क्या है वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। रिमूव हो जाने से वो क्या हो जाएगा कि भाई वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाएगा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो हमने बोला था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर बाय हीटिंग जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है भाई, जिप्सम को हीट करने से बनता है। कितने डिग्री सेल्सियस में या फिर कितने टेम्परेचर में, 373 केल्विन में। ठीक है, इसका रिएक्शन यहाँ पे देखिए रखा है, देखो क्या है CaSO4.2H2O, ये क्या है मेरा, ये मेरा है जिप्सम, ये मेरा क्या है जिप्सम है। ठीक है, ये मेरा क्या है जिप्सम है। ये जिप्सम क्या है कि जब हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे हम हीट करेंगे। ठीक है, तो हीट करने से क्या होगा CaSO4 हाफ H2O, यानी मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। और इसको तुम 3/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में है तो 3/2 भी लिख सकते हो, तो 3/2 हाइड्रोजन हो जाएगा मेरा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये वाला चीज़ देखो क्या बोला है, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पे यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन पे यूज़ होता है, मेडिकल में यूज़ होता है, ये चीज़ मैंने बोल दिया था। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो भाई ये फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, रीज़न फॉर स्टोरिंग। अब से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है और कुछ बोला है क्या, नहीं, फिर भी यहाँ पे एक दे के रखा है कि रीज़न फॉर स्टोरिंग इन एयरटाइट कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयरटाइट कंटेनर में क्यों स्टोर करके रखना चाहिए, ये क्वेश्चन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्यों स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि देखो एयर में क्या है मॉइस्चर अवेलेबल होता है, एयर में क्या है मॉइस्चर अवेलेबल होता है। कि सपोज करो हर दिन तो वेदर सेम नहीं होता, कभी कभार होता है कि वेदर थोड़ा सा क्या हो जाए कि ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा बारिश वगैरह हो सकता है। अब जब बारिश होगी तो मतलब एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स का जो मात्रा है वो बढ़ जाएगा। तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस खुलने में है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ रिएक्ट करेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अगर वो रिएक्ट करता है तो क्या बन जाएगा, वाटर अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाएगा भाई, वो जिप्सम बन जाएगा। तब वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं, उसको सही तरीके से हम यूज़ नहीं कर सकते, अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भाई देखो हमें पता है कि कौन से मटेरियल में कितना यूज़ होने वाला है। अब जैसे देखो कि भाई कंस्ट्रक्शन में एक बात बताओ, जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना भी पानी डाल सकते हैं, एकदम लिक्विड भी बना सकते हैं और थोड़ा सा मतलब वो सॉलिड सेमी सॉलिड टाइप का भी बना सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए होता है, सेमी सॉलिड टाइप का चाहिए होता है, एकदम लिक्विड तो नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या है कि भाई वाटर को अपने हिसाब से उसमें ऐड करके यूज़ करते प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, लेकिन अगर उस एयर में मॉइस्चर जो है वो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पहले से है तो हम मात्रा को समझ पाएंगे क्या, नहीं, तो फिर गड़बड़ी होगी, तो प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयरटाइट कंटेनर में रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि बोला है अ वाइट पाउडर इज एडेड वाइल बेकिंग केक्स टू मेक देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, नेम द मेन इंग्रेडिएंट। किसी ने अगर यहाँ पे क्या लिखा, बेकिंग सोडा लिखा, भाई गलत हो जाओगे, तुम्हें लिखना क्या है, बेकिंग पाउडर लिखना है। ठीक है, मेन इंग्रेडिएंट क्या है, बेकिंग पाउडर है। और वो बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड से बनता है। ठीक है, ये चीज़ लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट का यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट का फंक्शन बोला गया है। क्या फंक्शन बोला गया है कि भाई जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो क्या करता है कि इट डिकम्पोजेस अपॉन हीटिंग टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है
है जब उसको हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज करने से क्या होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होने से जो केक है वो फूल जाता है और स्पॉन्जी स्पॉन्जी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है। ठीक है। टार्ट्रिक एसिड क्या करता है, टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड, दोनों का मतलब ही सेम है, टार्ट्रिक एसिड फिर सिट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड क्या करता है, इट न्यूट्रलाइजेस द सोडियम कार्बोनेट। ये क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करता है, ताकि जो क्या बोलते हैं, जो बीटर टेस्ट है किसका, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, वो बीटर टेस्ट जो है वो ना आए, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेस है भाई, बेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है बीटर टेस्ट आएगा। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्ट्रिक एसिड को मिक्स किया जाता है, ताकि सोडियम कार्बोनेट का जो बीटर टेस्ट है वो ना आए। ठीक है, समझ में आया। ओके, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बनाते कैसे हैं, देखो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए सिंपल है, क्या है कि भाई हमने क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया NaCl, उसमें वाटर मिक्स किया, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया और NH3 मिक्स किया, सॉरी NH3 है हमारा अमोनिया, NH3 है हमारा अमोनिया। मैंने यहाँ पे तुम लोगों को गलत बता दिया, NH4 बता दिया, अमोनिया का NH4 बता दिया, NH3 होगा। ठीक है, NH3 होगा। ओके, तो मैंने क्या बोला कि भाई सॉल्ट के साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बन जाएगा, NaHCO3। NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा बन जाएगा, और NaNH4Cl ये अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने, समझ में आया। ओके, रिएक्शन व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तब क्या होता है, जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तब ये फिर से क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर क्या होगा कि भाई सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, और CO2 जो गैस है वो रिलीज होगा। वो किस तरीके से रिलीज होगा, जब वो रिलीज होगा, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, जो डो है, आटे का डो हो या मैदे का डो हो, उसमें फंसा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे तरीके से नहीं निकल सकता, और जिसकी वजह से वो क्या कर देगा, उस डो को फुला देगा। ठीक है, और जिसकी वजह से ही केक का जो टेक्सचर होता है वो फ्लफी सॉफ्ट सा होता है। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर ख़त्म होता है।